साथियों, आज एक विषय पर मैं आप लोगों से बात करने की और यह विषय इतना ज़्यादा आजकल चर्चा में है कि दिन भर इस पर लोग लगातार बात करते रहते हैं न्यूज़ चैनलों पर और न जाने किस किस पर। तो जब इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ तो निश्चित रूप से एक समस्या ये आएगी कि मैं भी अगर वही बातें करूँ जो मेरे सारे साथी करते हैं या सारे न्यूज़ चैनल करते हैं तो फिर तो बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब की बार मैं आपसे इस कोविड महामारी के बारे में बात भी करूं, लेकिन एक कुछ नए ढंग से करूं, आप लोगों को समझाने के लिए कुछ नए तरीके निकालूं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से इस महामारी का जो प्रभाव पड़ा है वो इतना व्यापक है कि उसे बहुत कम समय में या कम विस्तार से समझाना निश्चित रूप से विषय के बारे में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी बात न कह पाने के बराबर होगा। तो मैं तो सामान्य तौर पर शुरू कर रहा हूँ इस विषय से जो बड़ा मज़ेदार है, यानी मैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से शुरू कर रहा हूँ। मनोविज्ञान में हम लोगों को एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है जिसका हम अर्थशास्त्र में प्रयोग करेंगे, और वो सिद्धांत का नाम बड़ा मज़ेदार है, थ्योरी ऑफ लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन का मतलब है कि हम चाहे कुछ भी करें, हम किसी भी प्रकार की हानि को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, नुकसान को उठाना नहीं चाहते, और ये जो नुकसान है ये किसी भी तरीके से इसको टाला जा सके, इसको करने की कोशिश करते हैं। अब इस थ्योरी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण रखता हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे और मेरे मित्र भी इस बात को जानते होंगे। मान लीजिए कि आप अचानक बीमार पड़ गए, और अगर अचानक आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा भाई मैं आपका इलाज कर दूंगा, लेकिन मेरे पास इलाज के दो तरीके हैं। एक लाल गोली है, और ये जो लाल गोली है अगर इसे आप खाएंगे तो आप 10 वर्ष तक निश्चित रूप से जीवित रहेंगे, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन एक नीली गोली है, अगर इसको आप खाएंगे तो इसमें एक अच्छी बात है और एक ख़राब बात है। अच्छी बात यह है कि 90% चांस है कि आप 10 साल तक जिएंगे, 9% चांस है कि आप शायद 25 साल तक जिएं, लेकिन 1% संभावना इस बात की भी है कि आप शायद न जीवित रहें। ध्यान से देखिए, अगर हम पहली गोली और दूसरी गोली की तुलना करें तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। पहली गोली में 100% संभावना है कि आप 10 वर्ष तक जीवित रहेंगे, दूसरी गोली में 99% संभावना है कि आप न केवल 10 वर्षों तक जीवित रहेंगे बल्कि हो सकता है 25 वर्षों तक जीवित रहें। लेकिन 1% संभावना इस बात की भी है कि शायद आप जीवित ना रहें। तो बहुत बड़ी संभावना इस बात की बन जाएगी कि आप नीली गोली न लें और लाल गोली लें, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, गारंटी कि आपका किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी नुकसान न हो। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये कहानी या ये मैंने जो किस्सा सुनाया ये क्यों सुनाया, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये जो महामारी है जिसको हमने पेंडेमिक कहा या बड़ी भारी वैश्विक महामारी कहा, इस महामारी में एक समस्या जो है वो ये है कि अगर ये आती है तो इसका अभी कोई इलाज नहीं है, किसी भी प्रकार का इलाज नहीं है, और एक इलाज जो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी अगर आप उस इलाज को मान लें, अपने घर में हमेशा रहें, बाहर ना निकलें, मुंह पे मास्क लगाएं, दिन भर साबुन से हाथ धोते रहें, वगैरह 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 जो डॉक्टर आपको दिन भर बताते हैं या जिसको आप दिन भर सुनते रहते हैं, तो अगर आप इस बीमारी को उस तरीके से छोड़ें तो इसका एक मतलब होगा कि देश में आप उत्पादन का कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। न खेती होगी, न कपड़े बनेंगे, न मिठाइयाँ बनेंगी, कुछ नहीं बनेगा। परिणाम क्या होगा? अगर आप बीमारी से नहीं मरे तो आप भूखमरी से मर सकते हैं। इसका मतलब एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि आप ये और ये, इन दोनों में, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई के बीच में आपको चुनाव करना है, चयन करना है, और ये एक ऐसा चयन है जो शायद हम अपने जीवन में नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा चयन है जिसमें एक तरफ हम गंभीर समस्याओं की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक ऐसी बीमारी को ले आते हैं जिसका कम से कम आज कोई इलाज नहीं है।
अब इस प्रश्न का उत्तर ही हम लोगों को देखना है कि अगर हम इस बीमारी का जो इलाज वास्तव में आज कर रहे हैं, जिसे हमने लॉकडाउन कहा या सोशल डिस्टेंसिंग कहा, इस इलाज से कितना लाभ होने की संभावना है और कितना नुकसान होने की संभावना है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, हम केवल इस विषय पर आज आपसे बात करने के लिए बैठे हैं। और हम चाहेंगे कि आप भी ज़रा ध्यान से सोचें कि जो हम लोग कर रहे हैं वो कितना उचित है और कितना अनुचित, और सरकार को क्या क्या और करना चाहिए। इस विषय पर हम लोग दिशा निर्देश कोई नहीं देंगे, क्योंकि आप सारे के सारे मेरे मित्र हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, अपने आप इसके निर्णय निकालेंगे और साथ ही साथ आप निश्चित ही आप पूरी दुनिया को इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं शब्द शुरू करता हूं कि लॉकआउट, या जिसको कि हमारे देश में पूरी दुनिया में अपनाया गया, वो क्यों अपनाया गया, पहले इसको समझिए। हुआ ये कि ये बीमारी जब चीन में फैली तो एक शहर वुहान में फैली और उन्होंने वुहान को कंप्लीटली लॉकआउट कर दिया। वुहान में लॉकआउट इतना कमाल का किया कि बीमारी दुनिया में कहीं फैल गई हो लेकिन चीन के किसी और देश में नहीं फैली। शंघई और तो बड़ा बीजिंग, जहाँ 2-2 करोड़ लोग रहते हैं, वुहान के आसपास के जितने ज़िले हैं उन सब में किसी में बीमारी नहीं फैली। और उन्होंने बताया कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो हमने काम किया वो था लॉकआउट। तो पूरी दुनिया के लोगों ने क्या किया, सोचा कि शायद हम अगर अपनी अर्थव्यवस्था को लॉकआउट कर दें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। और बहुत सारे देशों ने इस लॉकआउट को अलग अलग ढंग से अपनाया और बाद में एक नया शब्द प्रचलित हुआ जिसे हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मैं अपने सारे साथियों से एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप इससे हमारे से सहमत ना हो, लेकिन कृपया करके ध्यान से समझिए। ये शब्द सोशल डिस्टेंसिंग हमने विदेशों से लिया है। ये शब्द भारत के लिए बहुत ही खराब शब्द माना जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में सोशल डिस्टेंसिंग की जो समस्या है वो 500 सालों से है या 1000 सालों से है। यहाँ शूद्रों से सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा से रही है। पता नहीं जातियों से, धर्मों से कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रही है। हम लोग एक साथ खाना नहीं खाते, कुएं पे पानी नहीं पीते, एक साथ रह नहीं सकते, वगैरह वगैरह। तो भारत में सोशल डिस्टेंसिंग शब्द की जगह अगर हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल करें, जो कि शायद उचित भी होगा, क्योंकि हम लोग भौगोलिक दूरी की ही बात कर रहे हैं कि एक आदमी अगर 6 फुट या 7 फुट दूर रहे तभी लाभ होगा। तो भौगोलिक दूरी की बात करें तो हम लोगों के लिए शायद ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। तो मैं तो इस शब्द पर आपत्ति अपनी करता हूं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल करें। हम लोगों को तो हमेशा बिल्कुल से फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी प्रकार से। क्योंकि आप मेरे से बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा है कि जब से ये कोविड आया है तब से हम लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग घटने की जगह बहुत बढ़ गई है। अब ये क्यों बढ़ी है, क्या बढ़ने के कारण हैं, किन किन के खिलाफ हो रही है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, तबलीगी जमात के खिलाफ है, या किसके खिलाफ है, इस विषय में बात करने का शायद ना ये समय है, ना इस पर इस समय कोई बात करनी चाहिए। क्योंकि देश के सामने अगर एक बड़ी गंभीर समस्या है तो छोटी समस्याओं को छोड़ते रहना चाहिए। लेकिन ये सच है और मैं हृदय से इस बात को मानता हूँ कि इस पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बढ़ गई है और इसके जिम्मेदार हर पक्ष के लोग हैं और हमको साथ में बैठकर सोचना पड़ेगा। लेकिन साथ में बैठेंगे तो तब जब हम भविष्य में जिंदा रहेंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे। अब प्रश्न हमारे सामने है ये, जो प्रश्न है वो ये कि क्या लॉकडाउन या लॉकआउट चल सकता है सदैव के लिए। अभी हमने तीसरा लॉकडाउन देखा है, अभी चौथा, 5वां, 7वां, 10वां कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा और इसके क्या परिणाम होंगे। ज़रा ध्यान से देखिए कि जो लॉकडाउन अभी हम लोगों ने देखा है, पहले के बाद की बात कर रहा हूँ, तो पहला लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भारत में इसके प्रति कोई चिंता, कोई नाराज़गी, कुछ भी प्रदर्शित किया हो। यद्यपि कि भारत में जो गंभीर समस्याएं थीं, इतनी गंभीर समस्याएं थीं, चाहे वो माइग्रेंट लेबर की रही हों, चाहे बेरोजगारी की रही हों, चाहे भुखमरी की रही हों, लेकिन हमने तरीके से पहले लॉकडाउन को सफलतापूर्वक पार कर लिया। ये इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में हमें यही बताया गया था कि कहीं पर भी इसका कोई इलाज नहीं है। शुरू में भैया लॉकडाउन करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, इसके बाद हम धीरे धीरे इसके लिए सफलतापूर्वक कदम उठाएंगे और हम इस समस्या से निकल जाएंगे। लेकिन इन 21 दिनों में भारत के नीति निर्माताओं को, भारत के डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, पॉलिसी मेकर्स को, यानी कि राजनीतिज्ञों को, इन सबको कुछ न कुछ एक और चीज़ सोचनी चाहिए थी।
और वो ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस लॉकडाउन के एक जंजाल में फंस जाएं और इससे निकलने के कोई उपाय हमें दिखाई न दे। क्योंकि हमने जो सोचा और जो किया, जरा उस पर एक बार ध्यान दीजिए। हमने सिर्फ बार बार ये कहा कि इस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमारा जो मेडिकल व्यवस्था है, जो मेडिकल की स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें न तो पर्याप्त मास्क हैं, ना पीपीई किट हैं, ना वेंटिलेटर हैं, ना इलाज की सुविधाएं हैं। 21 दिनों में हम इन्हें पूरा कर लेंगे। बड़ी गंभीर बात थी सोचने की कि जो चीज़ हम 70 वर्षों में नहीं कर पाए, क्या 3 सप्ताह में उसको कर सकते थे? क्या हमने कभी भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि 3 सप्ताह में इस प्रकार की चीज़ों को पूरा कर पाना भारत नहीं, दुनिया के किसी देश के लिए भी असंभव है। हमने अमेरिका से लेकर के दुनिया भर के उदाहरण देखे, हर आदमी सामान खरीदता नजर आया, हर देश इन चीज़ों की कमी के बारे में बताता नजर आया। उन सारे देशों की जनसंख्या हमसे कम है, उन सारे देशों की आमदनी हमसे बहुत ज़्यादा है, उन देशों के संसाधन हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या भारत जैसा गरीब देश 3 सप्ताह में पूरी मेडिकल व्यवस्था कर सकता था या कर पाया? इसका फिर से विचार करिए तो आपको पता चल जाएगा कि शायद हमने, इकोनॉमिक्स में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी मायोपिया, किसी पॉलिसी को इतनी गंभीर बात को पूरा नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों को जो सोचना था उसके बारे में मैं आपसे दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार को सबसे गंभीर होकर जिस पॉलिसी के बारे में सोचना था उसके बारे में शायद हमने उस समय नहीं सोचा, और शायद अभी भी नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या इस लॉकडाउन के क्या परिणाम हो रहे हैं और कितने खराब परिणाम हो रहे हैं। पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। किसी देश में 3 प्रकार की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं होती हैं, कृषि से जुड़ी, उद्योग से जुड़ी और सेवा से जुड़ी। दुर्भाग्य ये है कि भारत में कृषि से अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो पूरा उत्पादन तंत्र है वह केवल हमारे उत्पादन का 14 से 15% है। उद्योगों से जो हमारा उत्पादन है दुर्भाग्य से वह भी 22% से कम ही है। विनिर्माण क्षेत्र में तो मात्र 15% का हम उत्पादन करते हैं और 63% उत्पादन हमारा सेवाओं के क्षेत्र से आता है। वो मोबाइल, वो इंटरनेट जिसके माध्यम से मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, इनके क्षेत्र में हम अग्रणी जरूर बन गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन चीज़ों को न खाया जा सकता है, न पिया जा सकता है, न बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है, भले हम लोगों के बातचीत करने का तरीका आसान हो गया हो। समस्या सिर्फ इस बात की है कि अगर हमने लॉकडाउन किया, पहले 3 हफ्ते के बाद की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, और जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए आगे की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम लोगों के माध्यम से कि हम लोग सोचें कि एक बात हम लोग समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इस व्यवस्था से निकल पाएंगे। मैं आपको बड़े छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। आप इलाहाबाद में हैं, इलाहाबाद के बाहर किसी शहर में हैं, कहां पर हैं, ये सब तो मैं नहीं जानता हूं। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं। आप अपने शहर की किसी नामी गिरामी दुकान के बारे में सोचिए, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई भी दुकान। जरा ध्यान से देखिए, उस दुकान में जाकर एक मालिक होगा और उसके 15-20 लोग कम से कम, अगर छोटी दुकान है, और बड़ी दुकान होगी तो 60-70 लोग उसके संग काम कर रहे होंगे। ये काम करने वाले लोग कौन होंगे? हो सकता है मिठाई की दुकान की बात करें तो हलवाई हों, पानी परोसने वाले हों, सफाई करने वाले हों, कपड़े की दुकान हो तो साड़ी दिखाने वाले लोग हों, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कौन लोग हैं हम नहीं जानते। प्रश्न एक बात का है कि अगर हमने अपनी दुकान बंद कर दी, 15 दिन के लिए बंद कर दी, या 21 दिन के लिए बंद कर दी, या 30 दिन के लिए बंद कर दी, हो सकता है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम इन कर्मचारियों की तनख्वाहें दे पाएं 1 महीने तक, बड़े आराम से दें। लेकिन क्या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इस प्रकार की व्यवस्था चालू रह सकती है? आप जानते हैं कि भारत में ऐसे वर्कर्स की संख्या 20 करोड़ है। भारत में 20 करोड़ लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, और 20 करोड़ ये लोग हैं
जो लगभग प्रतिदिन का अपनी इस्तेमाल करते हैं लेबर का, किसी भी प्रकार का लेबर, चाहे वो दर्जी हो सकते हैं, प्रेस करने वाले हो सकते हैं, चाय बनाने वाले हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले हो सकते हैं, छोटी मोटी दुकानों पर 10-12 महीने के बारे में बात करने वाले हो सकते हैं, जो भी लोग हो सकते हैं वो लोग इनमें शामिल हो सकते हैं। प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि क्या हम लोग इन लोगों की जो नौकरी है उसको बरकरार रखेंगे? कैसे रखेंगे? अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे, हमारा सामान नहीं बिकेगा, हम कितने दिन तक किसी भी व्यक्ति को खिला सकते हैं? सरकार कैसे खिलाएगी उसके बारे में भी सोचेंगे। सरकार को भी अपने खर्चों में कटौती करने की नौबत आ गई है और करनी पड़ेगी ही। प्रश्न बिल्कुल सीधा है। आप जो भी हम कहना चाहते हैं इस लॉकडाउन के संदर्भ में वो ये कि ये संभव ही नहीं है कि हम इन 20 करोड़ लोगों को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक प्रदान कर सकें सेवाएं, खाना पीना, भुखमरी से बचा सकें। ये संभव नहीं होगा। अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें अभी 6 महीने कोई समस्या नहीं आने वाली। हमारे पास पर्याप्त अनाज है, 6 से 8 महीने तक का अनाज है, खाने पीने की शायद उतनी कमी नहीं आएगी। लेकिन क्या यही बात हम और क्षेत्रों के लिए कह सकते हैं? सेवा क्षेत्रों का काम आप घर बैठे कर सकते हैं, आईटी सर्विसेज आप कहीं से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मिठाई बनाना हो, कपड़ा बनाना हो, कोई भी काम करना हो, इसके लिए फिर क्या करेंगे? क्या हम लोगों को नौकरी नहीं देंगे? क्या हम लोगों से काम नहीं कराएंगे? जरा सोचिए कि आखिर क्या स्थिति होगी। और दूसरी बात, लॉकडाउन का पालन करने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है? सेटअप के बारे में मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहता हूं। बिल्कुल माफ कीजिएगा, शायद ये बिल्कुल गलत हो या मेरी गलत जानकारियों में हो, आप लोगों की जानकारी मुझसे बेहतर हो सकती है, लेकिन जरा सोचने की कोशिश कीजिए केवल एक, क्या भारत में एक ही प्रकार का कानून है जो सब पर लागू होता है? क्या भारत में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो कानून से ऊपर हैं और आज के दिन भी दुनिया में कहीं घूमने जा सकते हैं, भारत भरे में कहीं घूमने जा सकते हैं और उन पर किसी भी प्रकार का कोई आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं? और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको कानून का पालन करना है, करना चाहते हैं, लेकिन शायद कर ही नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि अगर किसी परिवार में खाने को ना हो, अगर उसका बच्चा बिल्कुल भूख से बिलबिला रहा हो, तो क्या वो घर में रह पाएगा? किसी न किसी तरह वो निकलने की कोशिश करेगा, बाहर जाएगा, डंडे भी खा सकता है, भीख भी मांग सकता है, उसकी अस्मिता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसकी मजबूरी होगी। प्रश्न ये है कि हम भारत में लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं चला सकते। ये सरकार ने भी मान लिया है, ये भी सरकार ने मान लिया है कि लॉकडाउन को, और भारत नहीं पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी ये हंगामा होना शुरू हो गया है। और मैं तो बार बार अमेरिका का नाम ले रहा हूं जो कि अपने आप में गलत है। कारण बिल्कुल साफ है, हमारी तुलना अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से करना बड़ी बेवकूफ़ी है। जब मैं न्यूज़ चैनलों पर सुनता हूं, अरे भाई अमेरिका में तो 10 लाख पर 110 लोगों का टेस्टिंग हो रही है, भारत में 7 लोगों की हो रही है। उनको बताइए कि भारत के संसाधन अमेरिका के संसाधनों की तुलना में कितने हैं। कुछ अंदाज लगाने की कोशिश कीजिए। हम तो अब चीन से भी कंपेरेबल नहीं रह गए। इस विषय में हम कभी और अलग बात करेंगे। चीन की भी प्रति व्यक्ति आय हमसे कई गुना बढ़ गई है, उस विषय में भी हम लोग अभी बात नहीं करना चाहते। हम लोग तो सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि जब सरकार को भी मालूम हो गया है कि लॉकडाउन इलाज नहीं है, इलाज हो नहीं सकता है, और इससे हम शायद इतना, बार बार याद रखिए, इतना पर्याप्त मेडिकल संसाधन 3 हफ्ते छोड़ लीजिए, 3 सालों में भी, 30 सालों में भी शायद इकट्ठा नहीं कर पाएंगे कि भारत की 130 करोड़ लोगों को इतनी मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो सके जो इटली और अन्य देशों में होती है। इसलिए उन देशों से तो कंपैरिजन करना हम लोगों को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। हम लोगों को अपना इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन्हीं देशों से कंपैरिजन करें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो लगभग हमारे जैसे देश हैं, उनसे तुलना करें, तभी शायद बेहतर रहेगा। हमारा ढांचा, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, इन्हीं लोगों की तुलना में है। बाकी लोगों की तुलना में हम कहीं स्टैंड नहीं करते। प्रश्न है कि जब हमें अपने ढांचे के बारे में मालूम है, जब हमें अपने देश के बारे में मालूम है, तो प्रशासन और जनता के बीच ये डिस्कनेक्ट क्यों है? ये मैं डिस्कनेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद बहुत गंभीर शब्द है, इतना गंभीर शब्द का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए था। डिस्कनेक्ट का मतलब यह है कि जो सरकार सोच रही है, जनता वैसा क्यों नहीं सोच पाती? अज्ञानता, जहालत
एक कारण हो सकता है। हमने देखा है जहालत भी, तबलीगी जमात की जहालत भी देखी है, बहुत से लोगों की भी जहालत देखी है, लेकिन हम पूरी भारत की जनता के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। भारत की जनता बहुत समझदार और योग्य है। प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि हम इस डिस्कनेक्ट को कैसे दूर करें। हम जिसको ज्योग्राफिकल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि इसको हमेशा पालन नहीं किया जा सकता। अगर एक कमरे में 10 बाई 10 फुट के कमरे में 6 लोग रहते हैं तो डिस्टेंसिंग शायद संभव नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे एरिया जहां पर 10, 20, 50 लोग संक्रमित हैं, उनसे बाकी लोगों की डिस्टेंसिंग करा पाना, क्या हमारा प्रशासनिक ढांचा इतना भी नहीं कर सकता? और बाकी क्षेत्रों को, ये जो एक तरीका आपने निकाला, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, और तरीके सोचिए। जैसे कि मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं कि मेरी इस विषय में कोई विशेषज्ञता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैं आप लोगों के सामने इस बात को कह सकता हूं। जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि हमको ये बतलाया गया कि आज तक जितने भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण हुआ है, उसमें जवानों को यानी 18 से 65 वर्ष के लोगों को संक्रमण की संभावना भी कम है और उनकी फेटेलिटी भी कम है। तो क्या हम अपनी जनसंख्या को भी तीनों जोनों में नहीं बांट सकते? क्या 18 साल से कम के लोगों को हम पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन परिवारों के माध्यम से कराएं? वे वैसे भी मार्केट में काम नहीं करते, उनको तो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। हम कोशिश करें कि 65 से ऊपर वाले लोगों के लिए भी इसी प्रकार के कुछ नियम बनाएं। लेकिन जो 18 से 65 के लोग हैं, अगर हम उन्हें उद्योगों में काम नहीं करने देंगे, अगर हम उन्हें कपड़ों के कारखानों में काम नहीं करने देंगे, तो जो उत्पादन होगा, अगर उत्पादन नहीं होगा तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो मांग नहीं होगी। ये जो हम लोग बार बार एक नई प्रकार की कल्पना करते हैं, इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ, स्टिमुलस पैकेज, सरकार लाखों करोड़ों रुपया छाप दे, अर्थशास्त्री से हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, हेलीकॉप्टर से जाइए और रुपए बांट दीजिए लोगों में, तो मांग बढ़ जाएगी। मांग की कमी भारत में थी, बहुत सारे सेक्टर्स में थी, लेकिन ये जो लॉकडाउन है ये तो पूर्ति में कमी करने जा रहा है। यहाँ तो उत्पादन ही कम हो जाएगा। खुद सोचिए, जितने हलवाई रहे होंगे उनकी दुकानों पर अब कौन खाना खाने जाएगा, रेस्टोरेंटों में कौन जाएगा, ट्रैवल एजेंट अब कौन आपको ट्रैवल कराएगा अंडमान निकोबार, या आप कहाँ निकलने जा रहे हैं बाहर। ये सारी की सारी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनको तो हम कभी रिवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनको नहीं रिवाइव कर सकते तो ऐसी एक्टिविटी रिवाइव क्यों नहीं करना चाहते जिसका सीधा संबंध उत्पादन से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का उत्पादन हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का उत्पादन हो, मछली पालन हो, गाय पालन हो से लेकर कपड़े को बनाने की बात हो रही हो, मिठाई से बनाने की बात हो रही हो, कपड़े सिलने की बात हो रही हो, चाय बनाने की बात हो, कोई भी उत्पादन के क्षेत्र में जब तक हम सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपने उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक तो कोई संभावना ही नहीं कि इस देश को हम आगे बढ़ा पाएं। प्रश्न कैसा है कि अब एग्जिट क्या करें? ये एग्जिट प्लान जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कैसा हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर आपका कोई हाथ या पांव में चोट लग जाए तो उसको ठीक होने में कुछ समय तो लगता ही है। तो अगर हमने लॉकडाउन की दौरान हमने अपने पूरे देश के बहुत सारे नागरिकों को अंदर बंद कर दिया है, कमरे के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उन्होंने सारे काम बंद कर दिए हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहा है, कपड़ा सिलने वाला कपड़ा नहीं सिल रहा है, जूता बनाने वाला जूता नहीं बना रहा है, किसान खेत पर नहीं जा रहा है, पानी नहीं पड़ रहा है, ये जो व्यवस्था है इसको वापस लाने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में एग्जिट प्लान बनाना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एग्जिट प्लान के लिए सरकार को अब यही दुविधा है कि अगर हम एग्जिट प्लान में ज़्यादा लोगों को आने देते हैं तो समस्या क्या है, शायद ये और बढ़ जाए, लेकिन ये कितना बढ़ेगा, कितना खतरनाक होगा, विशेषज्ञ क्या क्या बतलाते हैं मैं तो नहीं जानता, विशेषज्ञ ज़्यादा बतलाएंगे। लेकिन एक अखबार में अगर भारत ने पहला लॉकडाउन न किया होता तो जो 20,000 केस हैं इनकी जगह 8 लाख केस होते। उसी अखबार ने फिर बताया कि अगर दूसरा लॉकडाउन न किया होता तो शायद 16 लाख केस होते। मैं नहीं जानता हूँ, 16 लाख केस बहुत बड़ी संख्या है, गंभीर बीमारी है, लेकिन इतना तो उसने भी लिखा था अखबार में कि इसमें जो फेटेलिटी रेट होता, जो मोर्टेलिटी रेट होता, वो शायद 2% से ज़्यादा का नहीं होता। कोई भी देश अपने नौजवानों को, अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैंने लॉस एवर्जन की थ्योरी से ही शुरू किया था। सबसे पहले हमें अपने जान की बात समझ में आती है, लेकिन याद रखिए जान जाने का एक तरीका बीमारी होती है
तो दूसरा और गंभीर तरीका जो भारत में बहुत गंभीर होने जा रहा है वो है शायद हमारे पास इतना उत्पादन ही न रह जाए, इतना खाने के लिए ही न बचे कि हम अपने देश के लोगों का पोषण कर सकें। और एक बात और याद रखिए, अगर भारत पोषण नहीं कर पाएगा तो इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरी दुनिया के देश अपने संपूर्ण निर्यातों से भी हमारा पोषण नहीं कर सकेंगे। याद रखिए कि टोटल जितना विश्व में चावल उत्पादित होता है उसका कितना हिस्सा भारत में होता है, उसके बारे में सोचिए। मैन्युफैक्चरिंग में आप आयात कितना करेंगे, पहले से आपका जो विदेशी व्यापार का घाटा है भयानक है। जिस चीन के बारे में बात करते हैं, चीन से नाराज होने की बात करते हैं, उससे हम लोग 72 बिलियन डॉलर का निर्यात आयात करते हैं, लेकिन आपको मालूम है भारत का निर्यात 12 बिलियन डॉलर है और आयात 60 बिलियन डॉलर। क्या हम अपने आयातों को और बढ़ाने की स्थिति में हैं? क्या हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ऐसे चल सकता है? देखिए, एक गंभीर समय है। और एक बात मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, सरकार को बड़ा स्पष्ट रूप में आपके सबके सामने आकर कहना चाहिए, ये गंभीर समस्या है, सरकार नहीं निपट सकती। दुनिया की बड़ी से बड़ी सरकार बड़े से बड़े संसाधनों के साथ इस बीमारी से नहीं निपट सकते। फिर क्या करें? करें बिल्कुल एक ही बात, आपको हर व्यक्ति पर विश्वास करना होगा। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, कोई भी पटेल यादव ब्राह्मण नहीं, कोई भी नहीं। इस समय सारे भारतवासी एक हैं और सबको एक ही काम करना होगा, उत्पादन में जुट जाइए। जो छोटे से छोटा काम कर सकते हैं, आप टीचर हैं मत पढ़ाइए, थोड़े दिन मास्कें बना लीजिए। आप टीचर हैं, खेत में थोड़े दिन काम कर लीजिए। आप वकील हैं, किसी प्रकार का काम करना शुरू कर दीजिए। उत्पादन बढ़ाने के अलावा इस बीमारी का कोई किसी भी प्रकार का इलाज संभव नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप रुपयों से या रुपयों की मात्रा बढ़ाकर इस समस्या से नहीं निकल पाएंगे। बार बार याद रखिए, ये जो हेलीकॉप्टर मनी है, जितना भी नोट आप छाप लें, इस मुद्रा को ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास तो एक ही तरीका है, किस प्रकार से हम इस उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाएं। ये जो उत्पादन बढ़ाना है, इसके लिए सरकार कमर कस ले और हर प्रकार का स्टार्टअप, जो भी योजना आपने चालू की है, हम लोग उसका साथ दें, हर राज्य सरकार साथ दे। एक और काम भी सोचिए, हर राज्य सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। ये कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, यानी एक दूसरे की देखा देखी, अधिक से अधिक पैसा इस प्रकार बांटना, इससे भी बहुत दिन काम नहीं चलेगा। मनरेगा नाम का कोई भी रोजगार पूरे देश के 40 करोड़ लोगों के लिए संभव नहीं है। ये छोटे मोटे इकाइयां हैं, उनके माध्यम से हो सकता है। जब भारत के जितने भी लेबर हैं, जितने लगे थे, उसके बाद भी मनरेगा पूर्ण रोजगार नहीं पैदा कर पा रहा था। सोचिए आज हम बेरोजगारी के किस स्तर पर पहुंच गए हैं। 23% से ऊपर की बेरोजगारी, 23% ऑफ दी वर्क फोर्स, यानी लगभग अगर हम मान लें कि लगभग हमारे देश में 20 से 22 करोड़ लोग अगर बेरोजगार हैं, तो इन लोगों को रोजगार कौन सा, छोटे से छोटा। और यही तो करते थे बहुत सारे लोग। क्या करते थे सूरत में जाके, कोई फर्नीचर बनाता था, कोई मिस्त्री का काम करता था, कोई रसोइया था, कितने प्रकार के लोग थे। हम इनको रोक नहीं पाए, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और रोक क्यों नहीं पाए? क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जैसे ही सेकेंड लॉकडाउन हमने किया, लोगों को लगने लगा अनसर्टेनिटी माने कि हमारी जो नीति निर्माता हैं वो अनिश्चित हैं, वो जान नहीं रहे कि क्या करना है। ऐसे समय में पॉलिसी सर्टेनिटी यानी नीति का सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक है। इस समय अगर हम अपनी नीति को सुनिश्चित नहीं करेंगे, लोगों को स्पष्ट नहीं मालूम होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि लोग बिल्कुल अपनी मर्जी से काम करेंगे और सरकार की बात नहीं मानेंगे। अगर हम लोगों को ये पक्का मालूम हो जाता कि रोज शराब की दुकानें 7 से शाम के 7 तक खुलेंगी ही, तो पहले दिन की भीड़ के बाद दूसरे दिन भीड़ अपने आप गायब हो जाती। पॉलिसी सर्टेनिटी, लोगों को डर है, सरकार कोई नीति बनाती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल पर कोई और काम होता है। सरकार ने पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया, लेकिन किसी भी राज्य के किसी भी शहर में ऐसी दुकानें नहीं खुली, क्योंकि वहाँ के एडीएम को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि क्या है। तो ये जो समय है बहुत स्पष्ट है, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, सर्टेनिटी बढ़ाइए, सब लोग मिलकर चलिए, अदरवाइज तो ये देश आगे बढ़ नहीं सकता।
इस समय एक ही चारा है, एग्जिट। एग्जिट कैसे करना है, कितनी जल्दी करना है और क्यों करना है। अगर सूरत के लोगों को यह पता चल गया होता कि नहीं अब काम शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, सूरत के कुछ जिलों में महामारी फैल गई, 2000-3000 लोग तक बीमार हो गए, लेकिन इन 2000-3000 लोगों के लिए हम उन 2 लाख कारीगरों को बेरोजगार करके रख दें, ये हमारे लिए कहीं से भी उचित नहीं हो सकता। यही हालत महाराष्ट्र की है। आप कहते हैं कि ग्रीन जोन खोल रहे हैं, ग्रीन जोन कौन से हैं? सभी छोटे शहर। छोटे शहरों में कितने उद्योग हैं, जरा पता करिए, उनसे कितनी मार्केटिंग होती है, इसको भी पता करिए। हमको बड़े शहर भी खोलने पड़ेंगे, लॉकडाउन के एरियाज को बहुत लिमिट करना पड़ेगा, छोटा से छोटा। अगर एक घर में 15 लोग पकड़े गए तो उस घर को बंद कर दीजिए, लेकिन उस घर के आसपास के लोगों को भी अलाउ करिए। नहीं तो मार्केटिंग या बिना खुले इस देश में हम लोगों की जब तक पॉलिसी सर्टेन नहीं होगी, दुनिया में किसी भी प्रकार से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, लॉकडाउन को बाहर हटना ही पड़ेगा और एग्जिट का सीधा तरीका अब आ गया है कि पूरे देश में यह घोषणा कर दी जाए कि अब लॉकडाउन इस प्रकार से नहीं बढ़ेगा, इसके एग्जिट प्लान ये है, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, नाई की दुकानें फला तारीख से खुलेंगी और लगातार खुली रहेंगी, कोई भी उनको रूल आउट नहीं करेगा, कोई उन्हें बंद नहीं कर सकेगा, पुलिस को इतनी पावर नहीं होगी कि बंद कर सकेगी। जरा सोचिए, कोई आदमी अपना कारखाना चलाए, सारी तरीके से चलाए, सारी बातें मानकर चलाए, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे आप कहते हैं वो भी करे, मास्क भी पहनाए, लेकिन अगर उसमें एक भी आदमी कोविड का मरीज आ गया तो क्या हम पूरा कारखाना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उस आदमी को वैसे ही मान लेंगे जैसे कोई साधारण बीमार है। बार बार समझिए, रिटर्न जो है बिना रिस्क लिए आता नहीं। कोई साहसी हमेशा, क्या बैंक है उधार देते हैं तो रिस्क नहीं ले करते? रिस्क तो लेते ही हैं, तो रिस्क के बिना तो रिटर्न संभव ही नहीं। इसलिए इस समय जोखिम तो उठाना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि मेरी बात को कोई मानेगा या ना मानेगा, लेकिन मैं अपनी बात को बार बार कहूंगा कि इस समय एक रिस्क तो उठाना पड़ेगा। उत्पादन को बढ़ाने के हर प्रयास करने होंगे। सेवा क्षेत्र में आप घर से काम कराएं, स्कूलों को भी शायद थोड़े दिन के लिए और बंद कर लें, हो सकता है बूढ़े लोगों को बिल्कुल बाहर निकलने से बंद कर दें। लेकिन अगर हम अपनी जो वर्क फोर्स है, जो वास्तविक शक्ति है, युवा शक्ति, उसको इस समय काम पर नहीं लगाएंगे, और वो काम भी कौन सा? मनरेगा से काम नहीं चलेगा। मनरेगा किस प्रकार का काम करता है? एक कच्ची सड़क बना देगा जो 12 मासी नहीं होगी, तुरंत थोड़े दिनों बाद खराब हो जाएगी। ऐसे लगातार काम करने से हमारा काम नहीं होने वाला। हमारे देश को इस समय इतना अच्छा मौका मिला है कि हम किसी भी प्रकार के कार्यों को अपनी तरफ से बढ़ाना शुरू कर दें, चाहे वो किसी भी प्रकार के काम हो। जो मैंने कहा किसी प्रकार के मतलब है पत्तल बनाने से लेकर के एक्सपोर्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट बनाने से लेकर के सभी प्रकार के कारीगरों की दुकानों को खोलना शुरू करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पुलिस नहीं करा सकती, प्रशासन नहीं करा सकता। कितनी दुकानों के अंदर में रहेगा? भारत में कुल कितनी पुलिस है, कितना प्रशासनिक व्यवस्था है? संभव नहीं है। लोगों पर भरोसा कीजिए। ये वो लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए सब काम करने को तैयार हो जाएंगे। विश्वास मानिए कि वे सारे के सारे लोग अपने ऊपर मास्क लगा लेंगे, लेकिन उनको ये भरोसा होना चाहिए कि उन्हें आज भी खाना मिलेगा, कल भी खाना मिलेगा, परसों भी खाना मिलेगा। उनकी दुकानें आज कल परसों नहीं बंद होंगी। जैसे कोई भी टीबी का मरीज हो सकता है, किसी भी चीज़ का मरीज हो सकता है, वैसे ही कोई कोविड का भी मरीज हो सकता है, और उस मरीज के इलाज के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है जितनी कर पाएगी। सरकार के पास बहुत साधन नहीं है। ये सब आजकल हम लोग मजाक में उड़ाते चले जा रहे हैं कि सरकार ने दारू इसलिए खोल दी कि उससे बड़ा भारी आबकारी मिलने वाली है। कुछ नहीं मिलने वाली। जहां जीएसटी से हमको 1 लाख करोड़ रुपया मिलता था, अब मुश्किल से 12-13 हज़ार करोड़ रुपया मिल रहा है। दारू से इतना रुपया सरकारों को नहीं मिल जाएगा कि वे सारा काम कर पाएंगी। माफ़ कीजिएगा, सरकार इतना कुछ नहीं कर पाएगी जितना आप अपेक्षा करते हैं। हर आदमी चाहता है सरकार हमको कोई ना कोई विशेष सुविधा दे, कोई विशेष प्रकार का इंड्यूसमेंट दे, एग्जेम्पशन दे। माफ़ कीजिए, कुछ मत लीजिए। इस समय सिर्फ हम सारे भारतीयों से, नागरिकों से, युवाओं से एक ही अपील करते हैं कि सरकार से कहिए हम पर भरोसा रखिए, हम आपकी मदद के लिए आगे खड़े हैं, हम लोग काम करेंगे। बस आप कृपया करके पॉलिसी सर्टेनिटी, निश्चित नीति को बताइए। थोड़ा बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा, उठाएंगे। हो सकता है
कुछ लोग निश्चित रूप से वैसे भी भारत में प्रतिदिन मरने वालों की संख्या एक्सीडेंट वगैरह से बहुत सी चीज़ों से होती ही थी, ये भी कुछ होंगी। इनको जितना कम किया जा सके, असली समस्या तो यही है, सारे विशेषज्ञों को इसी बात पर लगना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें कम कर लें, उत्पादन में कमी ना आने पाए और मृत्यु और बीमारी की संख्या बढ़ने न पाए। ये जिसने हल कर लिया, वो हल करने का एक ही तरीका है, सरकार और व्यक्तियों के बीच में बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। समाज और सरकार के बीच में बहुत निश्चित उचित संबंध होने चाहिए, ताकि बिल्कुल दोनों जने एक दूसरे के विश्वास पर काम करें। सरकार कारखाने खोल दे और जितने कारखाने के लोग हैं, मालिक हैं, वो अपने लाभ को छोड़ दें थोड़े दिन के लिए। ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं मिलेगा, कारखाना चलाएंगे तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है लाभ की दर कुछ कम हो। क्यों? क्योंकि इस समय उनको मास्क पर, सैनिटाइजर पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकाल में आपको कितना लाभ होगा इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया इस समय नाराज है चीन से और कई देशों से। इस समय भारत के पास अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इस समय एक साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। और लॉकडाउन से हर हालत में ये तय कर लीजिए कि अब इसको बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। भरोसा हो न करना पड़ेगा देश को प्रशासन पर, और प्रशासन को लोगों पर। एक दूसरे के भरोसे पर ये देश आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि 35-40 मिनट से ज़्यादा बोलने पर लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं वैसे भी जानता हूं कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो शायद सामान्य तौर पर बहुत उचित नहीं मानी जाती, क्योंकि हर आदमी अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर रखता है। इस समय डॉक्टरों को लगता है बहुत सारे इक्विपमेंट आ जाने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आ जानी चाहिए उनके पास, उनकी सुरक्षा आवश्यक है। भारत के हर नागरिक की सुरक्षा बराबर से आवश्यक है। इसको याद रखिए कि भारत में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ऑलराउंड होगी। 70 साल से अगर हम लोगों ने मेडिकल और एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया तो उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। और निश्चित रूप से जान लीजिए, और मेरी सरकार से प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखिए। प्राइवेट सेक्टर को आने दीजिए, उनको बढ़ाने को मैं मना नहीं करता, उनके पास लोग जाएं मैं मना नहीं करता, लेकिन अपना संपूर्ण नियंत्रण रखिए। और क्षेत्रों में उनको भले जितनी चाहे छूट दें, सुविधाएं दें, बाकी चाहे चीज़ें दें, लेकिन कृपा करके इन क्षेत्रों में ऐसा न करिए। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार को इन क्षेत्रों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो आधार चीज़ें होंगी। अगर ये आज हमारे पास अच्छी होती, हमारी दशा अच्छी होती, तो मान लीजिए, और इसके बहुत रिसर्चेज आ रहे हैं, मैं उन रिसर्चेज के बारे में नहीं जानता, कि गर्म देशों में कोरोना का प्रभाव ठंडे देशों के बराबर नहीं पड़ेगा। थोड़ा जोखिम उठाइए, थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा साथ मिलकर चलिए। और सारे नागरिकों से कहता हूँ, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम ही मत लीजिए, ज्योग्राफिकल डिस्टेंसिंग करिए। सोशल तो जितना क्लोज आ सकें उतना आइए। भारत में आप सबके एक साथ रहने की आवश्यकता है, सबको मिलकर रहने की आवश्यकता है। मैं इसी के साथ इस समय अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं कभी इकोनॉमिक्स वाले लोगों से अलग से बात करूंगा, लेकिन इस समय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।